अब देखिए, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द हीट ट्रांसफर। जब एक जगह से दूसरी जगह हीट ट्रांसफर होती है, आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इट डज नॉट रिक्वायर द मीडियम। तो समझ गए आप, तीन प्रोसेस हैं हीट ट्रांसफर के, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो जो सॉलिड्स में हीट ट्रांसफर होती है वो कंडक्शन से है, लिक्विड और गैसेस में जो हीट ट्रांसफर होती है वो कन्वेक्शन से है। और रेडिएशन प्रोसेस में एक जगह से हीट दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है, जैसे सन की हीट आती है, बीच में कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है, फिर भी ट्रेवल कर रही है, वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, जैसे लाइट की वेव चलती है ऐसे हीट की वेव चलती है, और एक जगह से दूसरी जगह हीट ट्रेवल हो जाती है। यहाँ पर मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं है, मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर जो हीट ट्रेवल होती है इट इज फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे लाइट वेव होती है इसके फॉर्म में करती है। तो जैसे लाइट वेव 3 × 10 पे पार की वेलोसिटी से चलती है, तो यहां पर हीट की भी जो वेलोसिटी है ट्रेवल होने की वो भी 3 × 10 पे पार 8 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, इस वेलोसिटी से यहाँ पे चलती है। तो ये तीन प्रोसेस हैं हीट ट्रांसफर के, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब एक चीज समझिए, जो कंडक्शन प्रोसेस है ये स्लोएस्ट प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस है? स्लोएस्ट। जो रेडिएशन प्रोसेस है ये फास्टेस्ट प्रोसेस होता है। अगर सबसे तेज कहीं पर हीट ट्रांसफर होती है वो इससे होती है। अब एक मिनट, एक चीज और समझिए। देखो, एक आयरन की रॉड है, यहां पर गर्म किया तो ये लोहा क्या निकल के यहां आ गया? नहीं। मतलब अल्टीमेटली यहाँ पर क्या होता है, पहले यहाँ के पार्टिकल्स हीट होते हैं, ऑसिलेट करते हैं, और फिर वो एनर्जी बगल वाले को ट्रांसफर कर देते हैं, फिर ये पार्टिकल्स ऑसिलेट होते हैं, ये इसको ट्रांसफर कर देते हैं, ऐसे ऐसे हीट ट्रांसफर होती जाती है और यहाँ तक ये गर्म हो जाता है। मतलब देयर इज नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। लेकिन जब लिक्विड और गैसेज में देखते हैं, जो पानी गर्म होता है वो मूव कर जाता है, तो वहां पर हीट ट्रांसफर एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल से होती है लिक्विड और गैसेस में, लेकिन सॉलिड्स में। तो अगर हम कहें कि कंडक्शन प्रोसेस में देयर इज नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, कोई एक्चुअल मूवमेंट नहीं है, पार्टिकल सच में मूव नहीं करते, नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। लेकिन बेटा जो कन्वेक्शन प्रोसेस है, यहां पर एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स
होता है, देयर इज एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, एक जगह से दूसरी जगह पार्टिकल्स मूव कर जाते हैं। ठीक है, समझ गए? तो दीज आर द थ्री प्रोसेस जिनसे आपकी हीट ट्रांसफर होती है। अब यहां से एक एक प्रोसेस हम देखेंगे, पहले कंडक्शन देखेंगे, फिर कन्वेक्शन देखेंगे, फिर हम रेडिएशन प्रोसेस देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए आज कंडक्शन, व्हाट इज कंडक्शन। अब देखिए जब कंडक्शन सॉलिड्स में होता है तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट जो होते हैं वो अच्छे कंडक्टर हैं, जैसे मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं, इसलिए वहां कंडक्टर कहा जाता है क्योंकि कंडक्शन प्रोसेस से हीट ट्रांसफर होती है। अब एक मिनट, एक चीज समझिए, ये जो पूरा खेल है वो हम स्टेडी स्टेट में करते हैं। स्टेडी स्टेट क्या होती है, जैसे समझिए यहां से हमने इसको गर्म करना शुरू किया और यहां से हीट ट्रांसफर यहां तक हो गई, लेकिन शुरू में क्या होता है, जैसे अगर ये एक सॉलिड है तो इसके बहुत सारे क्रॉस सेक्शंस होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, क्रॉस सेक्शन। तो पहला क्रॉस सेक्शन हीट अप हुआ, इसने हीट ट्रांसफर बगल को की, ये हीट अप हुआ, फिर इसने बगल वाले को की, हीट अप हुआ, ऐसे ही क्रॉस सेक्शन हीट होते चले जाते हैं और हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन एक चीज समझिए, इनिशियली शुरू में क्या होता है, जब आप हीट देते हो तो पूरी हीट ट्रांसफर नहीं होती है बगल वाले क्रॉस सेक्शन को, पहले ये खुद हीट अप होता है, जो क्रॉस सेक्शन है वो खुद हीट अप होता है, खुद हीट एब्जॉर्ब करता है, फिर बची हुई हीट को ट्रांसफर करता है। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, जितने ये क्रॉस सेक्शंस हैं वो अब हीट अप हो चुके हैं, खुद हीट एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, अब ये खुद हीट एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, जितनी आप हीट दोगे ये बगल वाले को ट्रांसफर करते चले जाएंगे, मतलब खुद ये हीट एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, बगल वाले को ट्रांसफर करते चले जाएंगे। समझ गए? तो अब एक चीज समझिए, जब हम कंडक्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो अगर आपका ये एक ले लेते हैं, ये एक हमारा कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये है, ठीक है, इसकी लेंथ यहां से यहां हीट ट्रांसफर हो रही है, इस वाले सरफेस से यहां इस वाले सरफेस पे ट्रांसफर हो रही, लेट द लेंथ x मान लो या d मान लो, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देखिए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a मान लीजिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका a, इस तरफ का टेम्परेचर, यहां का इस तरफ का टेम्परेचर T1 मान लेते हैं, या θ1 भी कुछ बुक्स में मिलेगा, और यहां का टेम्परेचर T2 मान लेते हैं। यहां से हमने Q अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी भेजी और यहां जो वापस निकली वो Q है, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं हम स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं। स्टेडी स्टेट समझ गए? स्टेडी स्टेट वो स्टेट होती है कि जितनी आप हीट दे रहे हैं पूरी ट्रांसफर होगी, जितने भी क्रॉस सेक्शन है वो खुद कोई भी हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, जितनी आप हीट दोगे वो पूरी क्या कर देगा, उसको भेज देगा। ठीक है, तो हम स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है, पहली चीज। अब सुनिए, अगर व्हाट इज क्यू एयर, द हीट एनर्जी, जो ट्रांसफर कर रहे हैं आप वो हीट एनर्जी क्यू से शो करते हैं। ठीक है, अगर मैं अब ये कहूं कि जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो किन किन फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो सुनिए, पहले तो टेम्परेचर डिफरेंस जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कि नहीं बताइए। स्वाभाविक है, अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है तो ज्यादा हीट ट्रांसफर होगी, टेम्परेचर डिफरेंस कम है तो कम होगी। दूसरा, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, स्वाभाविक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो ज्यादा हीट ट्रांसफर होगी, हाँ या ना। तीसरा, जो टाइम है, ज्यादा समय तक, टी स्मॉल टी इज द टाइम, ज्यादा समय तक जाएगी तो ज्यादा हीट ट्रांसफर होगी। लेकिन ये x जो है डिस्टेंस है, अगर वो ज्यादा होगी तो कम हीट ट्रांसफर होगी, कम दूरी होगी तो ज्यादा हीट ट्रांसफर होगी। तो हमने जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो ट्रांसफर होती है वो हमने देखा किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टाइम पर, एरिया और x पर। अब देखो यहाँ लेकिन प्रोपोर्शनलिटी लगा हुआ है, अगर आप इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, इक्वलिटी लाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ जो हमारा कांस्टेंट है, जो हमारा यहाँ कांस्टेंट है वो क्या है, अच्छा ये x कह दो या डेल x कह दो, बात बराबर होती है। चेंज इन डिस्टेंस भी इसको कह सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द टू साइड, जहां से जहां हीट ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो व्हाट इज डेल x, द डिस्टेंस। ठीक है, ये हीट ट्रांसफर, तो k कांस्टेंट है जो आया है। अब ये कांस्टेंट है तो इसका नाम देना पड़ेगा, इट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। याद करिए, अधिकतर जो कांस्टेंट होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, बोलिए, जितने भी कांस्टेंट हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, आपके मटेरियल पर। तो यहां पर भी
देखो जैसे अगर एक आयरन की रॉड है एक कॉपर की रॉड है, क्या लगता है दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, एरिया सेम है, एक्स सेम है, टाइम सेम है, तो क्या हीट ट्रांसफर सेम होगी? नहीं, कॉपर में ज़्यादा होगी, सिल्वर में और ज़्यादा होगी, क्योंकि कॉपर का ज़्यादा है कि सिल्वर का और ज़्यादा है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। या इसका एक और नाम होता है, इसको आप थर्मल कंडक्टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कहिए या थर्मल कंडक्टेंस कहिए, बात बराबर है। अब एक चीज और सुनो, यहां एक पैरामीटर आ रहा है, चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस, है कि नहीं? बोलिए, दिस इज चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस एंड दिस इज कॉल्ड, याद करिए मैंने आपको बताया था, जब कोई चीज चेंज होती है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इट इज कॉल्ड ग्रेडियंट। याद है, एक वेलोसिटी ग्रेडियंट आया था फ्लूइड्स में। दिस इज चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस एंड इट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको? टेम्परेचर ग्रेडियंट। चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस है, इसको टेम्परेचर ग्रेडियंट कहते हैं। समझ गए? तो आप ये भी कह सकते हैं ये टेम्परेचर ग्रेडियंट हो गया, मतलब जो क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर है, अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट ज़्यादा होगा तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है वो ज़्यादा होगी। समझ गए? इतना क्लियर है? ठीक है। अच्छा एक चीज़ मुझे अब बताओ, अगर मैं यहाँ से Q बाई टी निकालूं तो क्या फॉर्मूला होगा? व्हाट इज Q बाई टी? के ए डेल टी अपॉन डेल एक्स। व्हाट इज Q बाई टी? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, हाँ या ना? कितनी हीट फ्लो हो रही पर यूनिट टाइम में? ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट हो गया। ठीक है, इतना करिए। किसे भेज रही? अब देखो, हमने यहां पर Q बाई टी निकाला, रेट ऑफ फ्लो। अब देखो जैसे करंट फ्लो होता था, याद है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ऐसी फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट टाइम से हीट करंट हो गया। तो इसको Q बाई टी को हम H कह देते हैं बहुत बार, हीट करंट। क्या कह देते हैं? हीट का करंट। तो जो काम वहां जब करंट फ्लो होता था पोटेंशियल डिफरेंस करता था, यहां कौन कर रहा है? वही सेम काम, टेम्परेचर डिफरेंस। अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हीट फ्लो होगी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगी। समझ गए? तो के, जैसे वहां गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते थे, यहाँ गुड कंडक्टर्स, सॉरी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते थे, यहाँ गुड कंडक्टर, जिनका के जितना ज्यादा होगा वो उतने अच्छे गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं, जिनका के कम होगा वो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट है। ठीक है बेटा, समझ गया? अच्छा अब एक चीज और सुनो, अगर थोड़ी सी हीट फ्लो हो रही है तो कितने, थोड़े से समय में, तो अब इसमें एक स्टार पॉइंट करके अगर हम लिखें कि इफ स्मॉल हीट फ्लोस, स्मॉल हीट मतलब डी क्यू फ्लो हो रही है तो छोटा सा समय होगा इन टाइम डी टी, आया ना? स्मॉल टाइम डी टी, छोटे से समय में, तो फिर क्या बन जाएगा बोलो? डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू के। अब जब हम, बेटा मतलब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम जो दो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं वो बहुत पास पास के ले रहे हैं, बहुत पास पास के। समझ गया ना? मतलब ये जो हमारी पूरी स्लैब है, हम क्योंकि बहुत बार क्या होता है जो टेम्परेचर ग्रेडियंट का चेंज लेते हैं वो बड़ा नहीं लेना, थोड़ा बहुत पास पास का ले रहे हैं, तो चेंज इन टेम्परेचर कैसा होगा? बहुत छोटा होगा ना, डी टी, और चेंज इन डिस्टेंस भी क्या होगा? बहुत छोटा होगा ना, डी एक्स, हाँ या ना? तो थोड़ी सी हीट हो गई, थोड़ा सा टाइम हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? बोलिए, डी टी अपॉन डी एक्स। ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को, अगर छोटा सा स्मॉल चेंज के लिए। ठीक है। अच्छा अब के का यहां से ऐसा यूनिट निकालें अगर, तो के का फॉर्मूला क्या बनेगा? व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ के?
क्यू डेल एक्स अपॉन क्या आएगा नीचे बोलिए, ए डेल टी इंटू टी, हाँ या ना। क्यू का है ना ऐसा यूनिट जूल, डेल एक्स का मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर का केल्विन या डिग्री सेल्सियस जो भी रखना हो, चलो डिग्री से चेंज इन टेम्परेचर हो तो डिग्री सेल्सियस रख दीजिए, और टाइम का सेकंड। 1 मीटर खत्म हो गया, क्या हो गया बोलिए, जूल मीटर -1, डिग्री सेल्सियस -1, सेकंड -1, जूल्स, जूल पर सेकंड को वॉट भी कह सकते हैं, तो वॉट मीटर -1, डिग्री सेल्सियस -1 भी कह देते हैं। ये इसका ऐसा यूनिट हो गया, किसका, के का, ठीक है ना। यही बनेगा ना के का, क्यू डेल एक्स अपॉन ए टी डेल टी, एरिया, चेंज इन टेम्परेचर, टाइम, सेकंड, हाँ यही होगा। तो द ऐसा यूनिट ऑफ के जूल मीटर -1, डिग्री सेल्सियस -1, सेकंड -1, या जूल पर सेकंड को वॉट लिख दिया तो वॉट मीटर -1, डिग्री सेल्सियस -1, ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये आपका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी आ गया, इसी को थर्मल कंडक्टेंस कहते हैं। अब देखिए जैसे हम हीट में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में हम दो रेजिस्टर्स या दो कंडक्टर को कनेक्ट करते थे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस निकालते थे, सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऐसे ही अगर टू गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं, उन दो को आपस में कनेक्ट किया तो इक्विवेलेंट के निकालना है, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टेंस निकालना है। तो चलिए अब हेडिंग है व्हेन टू, ठीक है, व्हेन टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, हम दो के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। अब दो कंडक्टर्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, फिर देखते हैं इक्विवेलेंट के क्या आएगा। तो देखिए अब एक मिनट, पहले कौन सा कॉम्बिनेशन देखेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन देखेंगे, और फिर कौन सा कॉम्बिनेशन देखेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे, ठीक है। एक मिनट, सीरीज कॉम्बिनेशन देखो, ये ये इंटरमीडिएट आ गया। देखो एक मिनट, दो कंडक्टर्स को जोड़ा जिनकी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K1 K2 है। देखिए एरिया हमने सेम लिए दोनों को, देखो एरिया क्रॉस सेक्शन एम है, तो पहले का एरिया अगर ए है तो दूसरे का भी एरिया ए है, और पहले की डिस्टेंस x1, डिस्टेंस तो हम चेंज कर सकते हैं, वैसे एरिया भी कर सकते थे लेकिन डेरिवेशन वाले में नहीं करते हैं। तो व्हाट वी हैव डन, वी हैव कनेक्टेड टू कंडक्टर्स having thermal conductance K1 and K2, having thermal conductance K1 and K2 are connected in series, ठीक है, समझ गए। हैविंग एरिया ए, एरिया सेम है, एंड लेंथ, इनकी लेंथ क्या है बोलिए, लेंथ x1 एंड x2, ठीक है। चलो अब इक्विवेलेंट के कैसे, अब सुनो एक मिनट सुनिए, यहाँ का टेम्परेचर मान लिया T1 है, और यहाँ का टेम्परेचर T2 है, और इंटरमीडिएट टेम्परेचर T मान लिया। अब मैं इक्विवेलेंट के, देखो इसका डेरिवेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना कैसे करेंगे। मुझे एक चीज बताओ, जैसे याद करो जब दो रेजिस्टर्स या कंडक्टर्स को कनेक्ट करते थे सीरीज में, 10th में पढ़ा था, तो जो अमाउंट ऑफ करंट है वो सब में सेम जाता था। तो यहाँ पर भी देखो हमारा, जैसे अगर यहाँ से मैं कहूँ कि हीट जो जा रही है वो Q/T जा रही है, तो वापस भी कितनी निकलेगी, Q/T। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट दोनों में सेम होगा कि नहीं, हाँ या ना, Q/T दोनों का सेम होगा, Q/T मतलब करंट है। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन में बताओ the rate of flow of heat in both the conductors will be same or not, rate of flow of heat in both will be same, दोनों में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो पहले का Q/T और दूसरा, एक मिनट, पहले वाले कंडक्टर का Q/T क्या होगा, अभी हमने फॉर्मूला देखा, K, पहले का K क्या है, K1, एरिया A1, टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, T1 माइनस T, होगा कि नहीं, अपॉन डिस्टेंस x1। दूसरे का Q/T क्या होगा, K2,
हाँ ए, यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, T माइनस T2 अपॉन X2, ये होंगे। विल दिस बी अ केस और नॉट? अब एक मिनट देखो बेटा, सबसे पहले अगर मैं इक्विवेलेंट के निकालना है तो जो इंटरमीडिएट टेम्परेचर T है वो वहां से कैलकुलेट करना पड़ेगा मैं, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो दोनों के क्यू बाई टी हमने बराबर किए हैं, इनको इनसे टी निकालेंगे, इन दोनों से अभी हम क्या कैलकुलेट करेंगे, टू कैलकुलेट टी। क्या निकालना है, पहले इंटरमीडिएट जो टेम्परेचर है वो निकालना है। तो चलो दोनों बराबर हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई x2 का यहाँ होगा तो क्या हो जाएगा बोलिए, k1a, ब्रैकेट खोल रहा हूं, k1a t1, और यहां क्या आएगा x2 माइनस k1a t x2, इसका करो यहां, ये क्या होगा बोलो, k2a t x1 माइनस k2a t2 x1, हाँ या ना, ये होंगे। अब मुझे क्या निकालना है, टी निकालना है। टी देखो किन किन टर्म्स में आ रहा है, एक तो टी इसमें आ रहा है और एक टी इसमें आ रहा है, तो टी को एक तरफ लाना है तो इस तरफ लाओ इस वाले टर्म को, और इसको इस तरफ ले जाओ, ठीक है। तो ये इस तरफ आए तो क्या क्या बचा बोलो, k2a t x1 प्लस k1a t x2, ये इस तरफ आए तो क्या बचा, k1a t1 x2 और k2a t2 x1। देखो सब में a आ रहा है तो a तो सब में खत्म कर दो, ठीक है। अब यहां से t कॉमन ले लिया, अगर t कॉमन ले लिया तो क्या बचा, k2 x1 और k1 x2 इक्वल्स टू, ये क्या है, k1 t1 x2 और k2 t2 x1। तो यहां से t क्या आ जाएगा बोलिए, k1 t1 x2 k2 t2 x1 k2 x1 अपॉन k1 x2, ठीक है। ये इंटरमीडिएट टेम्परेचर T आ गया। अब देखो ये इंटरमीडिएट टेम्परेचर आ गया, अब आपको इक्विवेलेंट के निकालने के लिए सुनो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो इंटरमीडिएट टेम्परेचर T है उसकी वैल्यू यहां रखनी है इक्वेशन 1 में, ठीक है। अब सुनो, तो व्हाट वी विल डू, ये थोड़ा ये रिजल्ट लिखना एक बार, मुझे बताना फिर मैं, अब देखो एक मिनट, मतलब अल्टीमेटली क्यू बाई टी ये तीनों बराबर थे, हमने इन दोनों को बराबर करके टी की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि हमें यहाँ क्यू बाई टी से टी हटाना है, तो या तो क्यू बाई टी इक्वल्स टू ये है या क्यू बाई टी इक्वल्स टू ये है, तो आप टी की वैल्यू या तो यहां रखो या आप यहां रखो, लेकिन बेटा आसानी यहां पड़ेगी, ठीक है। तो हम सिर्फ अब इतनी वाला पार्ट लेंगे, ये वाला पार्ट लेंगे और इसमें रखेंगे, तो व्हाट वी विल डू, वी विल पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। या आप चाहो तो क्यू बाई टी इक्वल्स टू ये भी है, यहां पर भी टी रख सकते हो, लेकिन मैं इससे करूंगा, इससे थोड़ी आसानी होती है, ठीक है। तो अब देखिए मैं वैल्यू रख रहा हूं, तो क्यू बाई टी क्या है बोलिए, व्हेन वी विल पुट द वैल्यू, क्यू बाई टी क्या था बोलो, k1 a अपॉन x1 और t1 माइनस टी था, तो t की वैल्यू बोलिए क्या है, अब t की वैल्यू रखते हैं हम, देखो एक मिनट, t की वैल्यू है k1 t1 x2 k2 t2 x1 अपॉन k2 x1 प्लस, हाँ बोलो एक बार क्या है, k1 t1 x2 प्लस k2 t2 x1 अपॉन, हाँ k2 x1 प्लस k1 x2। एक छोटी सी गलती है, पूरा गलत, अब देखो यहां कुछ नहीं है, अपॉन 1 है तो एलसीएम लेना पड़ेगा सबसे पहले, तो अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं बेटा, k1a अपॉन x1, अब इन दोनों का जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा, k2 x1 और k1 x2, ठीक है। तो अब यहाँ 1 है तो ये पूरा, इसमें देखो 1 है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा t1 में, तो t1 के साथ क्या आ जाएगा, k2 x1 कहीं भी समझ में ना आए पूछ लेना, प्लस k1 x2, हाँ, और क्या बचेगा माइनस,
ये तो डिवाइड हुआ तो 1 हुआ, तो यहाँ कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन ये ब्रैकेट है क्योंकि यहाँ माइनस लगा है, तो ये प्लस इंटू माइनस माइनस k1 t1 x2 और प्लस इंटू माइनस माइनस मतलब k2 t2 x1, यही है ना, ये खोल दिया। अब ये ब्रैकेट ओपन करिए तो यहाँ क्या आएगा k1a अपॉन x1, यहाँ क्या आएगा बोलिए, ब्रैकेट ओपन किया तो k2 x1 t1 और k1 x2 t1 माइनस k1 t1 x2 माइनस k2, ये क्या था t2 था ना, सॉरी, हाँ k2 t2 x1। अब देखो एक कोई कैंसिल आउट हो रहा होगा और क्या आएगा k2 x1 और k1 x2, देखो ये सेम है, कट रहे हैं k1 t1 x2। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है कुछ, हाँ देखो दोनों में k2 कॉमन है और x1 कॉमन है, तो क्या आ जाएगा k1a पहले ही से था, k2 और x1 कॉमन आ गया, तो बचा क्या रह गया t1 माइनस t2, डिवाइड में क्या है k2 x1 और k1 x2, हाँ या ना, ये हो गया। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3। अब एक मिनट समझो, ये हमने q बाई टी निकाल लिया, लेकिन ये जो हमने q बाई टी निकाला वहां t नहीं आ रहा है। देखो जो पुराना रिजल्ट था बेटा, ये जो हमारा पुराना रिजल्ट था, ये q बाई टी जो था इसमें t आ रहा था, चाहे पहले का q बाई टी हो चाहे दूसरे का q बाई टी हो। तो सबसे पहले हमने इन दोनों को कंपेयर करके t गायब किया, t की वैल्यू निकाली, इस t की वैल्यू रख दी तो q बाई टी बिना t के आ गया। अब याद करो हम कर क्या रहे हैं, हम दो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट को आपस में जोड़ रहे हैं और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाल रहे हैं। तो वहां जब हम रेजिस्टर्स को जोड़ते थे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे तो कंपेयर करते थे ना। तो अब अगर मान लो देखो हमने एक किसी का q बाई टी निकाल लिया जिसमें T1 गायब कर दिया, इंटरमीडिएट टेम्परेचर। अब अगर मान लो दोनों स्लैब एक हैं, जब भी तो हम कहेंगे अगर दोनों स्लैब एक हैं तो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टेंस के मान लिया, ठीक है। तो अगर एक हैं दोनों स्लैब, दोनों एक स्लैब हैं, मतलब हम क्या लिखेंगे अब, इफ टू स्लैब आर कंबाइन एज वन, इफ टू स्लैब्स आर कंबाइन, अगर दोनों स्लैब्स को हमने कंबाइन कर दिया एज वन, हैविंग इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टेंस, हैविंग इक्विवेलेंट थर्मल, हैविंग इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टेंस के, चलो दोनों स्लैब को एक मानो, ये हो गई, ये एक स्लैब हो गई, ठीक है। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टेंस दोनों का मिला के के है। एरिया क्या रहेगा, एरिया तो यही रहेगा ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो यही रहेगा बेटा, हाँ या ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, अब देखो अगर दोनों को एक मान लिया तो एरिया तो यही रहेगा, लेकिन टोटल दूरी क्या हो जाएगी, x1 प्लस x2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हाँ या ना। तो व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस, x1 प्लस x2। इसमें कितनी हीट जाएगी, अच्छा यहाँ का टेम्परेचर T1, यहाँ का टेम्परेचर T2, कितनी हीट जा रही है q बाई टी, और वापस भी कितनी निकल रही है, स्टेडी स्टेट है तो q बाई टी। तो इसका q बाई टी क्या आएगा बताइए, जब दोनों स्लैब को एक मान लिया, इसका k, इसका a, टेम्परेचर डिफरेंस बोलो इसका T1 माइनस T2 अपॉन दूरी x1 प्लस x2, हाँ या ना। इक्वेशन नंबर क्या आ गई 4। बेटा जब एक इंडिविजुअल स्लैब का आपने q बाई टी निकाला था तो ये आया था, जब आपने दोनों स्लैब को एक मान लिया तो उसका q बाई टी ये आया। हम आप याद करो जब आप 10th में पढ़ते थे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्वल टू R1 प्लस R2 आता था, वहां से कंडक्टेंस भी निकाल सकते थे, या पैरेलल का करते थे तो 1 अपॉन R आता था। ऐसे यहाँ पर भी जो इक्विवेलेंट के आएगा वो किसके टर्म्स में आएगा, K1 K2 के टर्म्स में आएगा ना। तो उसके लिए हमने एक तैयार कर ली। अब देखो अब आप इनके में देखो इक्वेशन 3 और 4 में देखो तो LHS दोनों के बराबर है, हाँ देखो इक्वेशन 3 और 4 में LHS दोनों के बराबर है। अगर दोनों के LHS बराबर है तो बेटा RHS बराबर कर सकते हैं, और जब RHS बराबर करोगे तो देखो T1 माइनस T2 कट जाएगा, यहां भी देखो एक दो चीजें कटी रही हैं, x1 तो चला ही गया, ठीक है। तो आपका k का जवाब और एरिया भी कट जाएगा जब बराबर करोगे। अच्छा अब आप समझे ये पहले हमने q बाई टी में t की वैल्यू क्यों रखी, क्योंकि जब हमें इनको इक्विवेलेंट वाले को कंपेयर करना था इससे, तो दोनों में अगर T1 माइनस T2 नहीं होता तो हम कंपेयर नहीं कर पाते, क्योंकि फाइनल रिजल्ट में T1 T2 नहीं आएगा, समझ गया बेटा। तो अब चलिए व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को कंपेयर करिए।
ठीक है। जब आप इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करेंगे तो इसका LHS और इसका LHS बराबर है, तो RHS ही बराबर होंगे। तो हम करते हैं, यहाँ RHS क्या है, K1A K, टेम्परेचर क्या है T1 माइनस T2 अपॉन K2 X1 और K1 X2। ठीक है, इक्वल्स टू उसका RHS क्या है बोलिए, KA T1 माइनस T2 अपॉन X1 प्लस X2। क्या क्या कट जाएगा, A कट जाएगा, T1 माइनस T2 कट जाएगा, हाँ जी। तो K क्या आ जाएगा बोलिए, हम यहीं कर देते हैं लास्ट रिजल्ट। हाँ, जब हम K निकालेंगे तो X1 X2 ऊपर चला जाएगा और K, बस ये X1 X2 ऊपर चला जाएगा, तो K आ जाएगा K1 K2 X1 प्लस X2 अपॉन K2 X1 और K1 X2। अभी कर लेना, मैं टाइम दे दूंगा। ये आ गया, इक्वलेंट क्या आ गया, तो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, K1 K2 पर और X1 X2 पर, डिस्टेंस पर भी। लेकिन ये रिजल्ट थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो सुनो, इसको एक चीज बताओ, अगर ये K1 K2 को मैं डिवाइड में लिख दूं, नीचे लिख सकता हूं कि नहीं? तो X1 प्लस X2 रहने दो, और मैं क्या कर रहा हूं समझ गए, ये K2 X1 और K1 X2 डिवाइड बाई K1 K2, बात तो वही हुई, K1 K2 यहाँ ऐसे लिख दिया, कोई अंतर आएगा? नहीं आएगा ना, ऐसे लिख सकते हैं, आदित्य लिख सकते हैं बेटा। अब इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया, तो मैं यहाँ थोड़ा लिबर्टी लेके यहीं लिख देता हूँ, क्योंकि फिर नए पेज पे दिक्कत होगी। तो अगर आप देखो, ये जो K बचा, ऊपर क्या बचा, X1 प्लस X2, और नीचे क्या बचा है, नीचे देखो, अगर इनको अलग अलग डिवाइड कर दूं मैं, तो क्या बचेगा बोलो, K2 X1 अपॉन K1 K2, और दूसरे वाले हैं बोलो K2 ये K1 X2 अपॉन K1 K2, हाँ या ना? यहाँ क्या कट जाएगा, K2 कट गया, यहाँ क्या कट गया, K1 कट गया, क्या बचा, X1 अपॉन K1 प्लस X2 अपॉन K2। ये याद रखना है रिजल्ट इक्विवेलेंट K का, ये रिजल्ट होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, मैं फिर से पूरा समझा रहा हूं, हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हमने जो शुरुआत की कंडक्शन, ठीक है, वो हमने QIT निकाल दिया। अच्छा, हमने सीरीज वाला कहाँ से शुरू किया, यहाँ से, जब हमने दो कंडक्टर्स हैं, इनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया एक के बाद एक। ठीक है, पहले कंडक्टर का K1, दूसरे का K2, एरिया सेम रहेगा क्योंकि सेम एरिया लिया है, डिस्टेंस अलग अलग हो सकते हैं, X1 X2 हो गया। अब जब दोनों कंडक्टर्स को आपने आपस में कनेक्ट किया, तो दोनों कंडक्टर जैसे सीरीज में कनेक्ट रेजिस्टर्स को करते थे, तो करंट सेम जाता था। यहाँ करंट क्या है, QIT, QIT यहाँ का करंट है, हीट करंट, तो QIT दोनों के सेम होंगे, तो हमने फिर वही किया, पहले का QIT निकाला, तो QIT का फॉर्मूला क्या होता है, KA टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन X। तो पहले का K क्या है, K1 एरिया A, टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का, हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर, T1 माइनस T अपॉन X1। ऐसे दूसरे का किया, ठीक है, दोनों की QIT बराबर कर दिया। अब सबसे पहले इन दोनों को बराबर करके हमने T निकाला, ठीक है, फिर जो T की वैल्यू आई वो हमने यहाँ पुट कर दी, तो QIT निकाल दिया, ठीक है। इस QIT को निकालने के बाद फिर हमने जब वो QIT निकाला, वो ये आया। फिर हमने कहा दोनों स्लैब को हमने एक स्लैब मान लिया। जब दोनों स्लैब को एक स्लैब मान लिया, तो इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K हो गया। जब एक स्लैब मान लोगे तो एरिया तो सेम रहेगा, लेकिन डिस्टेंस X1 X2 हो जाएगा और टेम्परेचर डिफरेंस T1 T2 हो जाएगा। तो इसका ओवरऑल QIT क्या आएगा, ये आया। दोनों की QIT कंपेयर करती है, K का जवाब आ गया।
अब देखो सीरीज के बाद
कितनी देर हो गई? तो बेटा हाँ, तो अब एक बार फिर से देख लो क्या किया था। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने क्या किए, दो कंडक्टर से Q1 Q2 उनको पैरेलल में जोड़ा, तो पहले का एरिया और दूसरे का एरिया अलग अलग होंगे, A1 A2, डिस्टेंस तो सेम ही रहेंगे x। लेकिन अब हीट अलग अलग जाएगी, पहले से Q1 जा रही है और दूसरे से Q2 जा रही, टेम्परेचर डिफरेंस T1 T2, तो पहले का Q1/T निकाला, तो पहले का K A टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन x, ऐसे Q2/T निकाला। इसके बाद अब यहाँ कोई इंटरमीडिएट टेम्परेचर नहीं आ रहा है तो वो दिक्कत ही नहीं है। इंटरमीडिएट टेम्परेचर अगर नहीं आ रहा है तो सीधा फिर बस इक्विवेलेंट वाला कर दिया है, Q1/T Q2/T पता है T1 T2 के टर्म्स में, अगर दोनों स्लैब को एक मान लिया तो टोटल हीट कितनी हो जाएगी, Q1 प्लस Q2, इक्विवेलेंट K मान लिया, एरिया कितना होगा A1 प्लस A2, x सेम रहेगा, तो बस Q1/Q2/T निकाला, Q1/T Q2/T अलग अलग कर दिया, Q1 Q2, इन Q1/T और Q2/T की वैल्यू थी यहाँ पुट कर दी। इन वैल्यूज को पुट करने के बाद जब सॉल्व किया, जो T1 माइनस T2 और x कैंसिल हो गए, तो आपका K आ गया K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन K1 प्लस K2। अब सुनो, इसमें एक स्पेशल रिजल्ट वही होगा कि अगर एरिया बराबर है, मतलब A1 और A2 दोनों एरिया अगर बराबर है बेटा, अगर एरिया बराबर है तो क्या होगा बोलिए, व्हाट विल बी K1A K2A अपॉन 2A, आया ना, ये कट जाएगा, आंसर आएगा K1 प्लस K2/2, ये आ गया आपका इक्विवेलेंट के। ठीक है, कर लीजिए।